नमस्कार। आज से मैं ज्योतिष की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम लोग लेट श्री एस के मेहता जी के प्रिंसिपल्स के विषय में जानेंगे। एस के मेहता जी के विषय में कुछ कहना या परिचय देना मैं आवश्यकता इसकी नहीं समझता हूँ, क्योंकि एस के मेहता जी परिचय के मोहताज नहीं है। ज्योतिष जगत का प्रायः हर एक व्यक्ति ही इनके विषय में जानता है। देखिए, पत्रिका का फलादेश करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि पत्रिका सटीक बनी हो। जब हम लोग किसी एक नए मेथड पर जाते हैं तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि उस मेथड को सक्सेसफुली अप्लाई करने के लिए उस मेथड के इन्वेंटर ने जो सिद्धांत दिए हैं कैलकुलेटिव पार्ट से रिलेटेड, उसके विषय में हम लोगों को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, एस के मेहता जी ने लहरी अयनांश का इस्तेमाल किया है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने इक्वल हाउस डिवीज़न को लिया है, जो कि महर्षि पराशर ने भी पराशर होरा में बताया है कि आप इक्वल हाउस डिवीज़न को लीजिए। जैसा कि हम लोग आज के समय पर पराशर आदि करने वाले श्रीपति पद्धति से हाउस डिवीज़न करते हैं, तो इन्होंने जो है महर्षि पराशर के आदेश के अनुसार ही इक्वल हाउस डिवीज़न लिया है। मतलब कि लग्न स्पष्ट करने के पश्चात उसमें 15-15 अंश यदि हम लोग जोड़ते जाते हैं तो क्रमशः भाव संधि और भाव मध्य प्राप्त होते जाते हैं। दशम भाव अलग से स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। आगे इन्होंने टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए विंशोत्तरी का इस्तेमाल किया है, और विंशोत्तरी की ही शाखा है, इसको हम लोग त्रिभागी कहते हैं। देखिए, विंशोत्तरी क्या है, वो 120 वर्ष की है, और आज के समय पर 120 वर्ष बहुत नहीं के बराबर लोग ही जीवित रह पाते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को बहुत गहराई से समझा था, और इन्होंने विंशोत्तरी दशा का जो 2/3 है उसका एप्लीकेशन किया, जिसको ये त्रिभागी के नाम से कहते थे। इस त्रिभागी दशा का स्पैन जो है 80 वर्ष का होता है। सीक्वेंस विंशोत्तरी के अकॉर्डिंग ही चलता है। जैसे कि सूर्य की दशा जो है हम लोग जानते हैं 6 वर्ष होती है, तो 6 वर्ष को अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो 2 वर्ष का एक पार्ट आता है। ठीक है। तो 2 जमा 2, ध्यान रखिएगा, त्रिभागी जब भी बनाएंगे तो 2 जमा 2 करेंगे। आप सीधा हाफ नहीं कर सकते, 2/3 मैं कह रहा हूँ। तो 2/3 होने के कारण 4 वर्ष की सूर्य की दशा हो जाएगी। आशा कर रहा हूँ समझ गए हैं आप लोग। एक होती है खंड दशा, तो इसका इस्तेमाल इन्होंने बहुत कम किया है, 10% या 15% पत्रिकाओं पर किया है, जिसमें कि अल्पायु का योग होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस पत्रिका में अल्पायु हो उसमें खंड दशा लगाइए, जिसमें मध्यमायु हो उसमें त्रिभागी दशा लगाइए, और जिसमें पूर्णायु हो उसमें विंशोत्तरी अच्छा कार्य करती है। हालांकि इन्होंने त्रिभागी पर ज़्यादा जोर दिया है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ये 3 कैलकुलेशंस के विषय में जो मैंने बात कही है वो क्लियर है। इन्हीं 3 को बेस करके इन्होंने पूरा प्रेडिक्शन किया हुआ है। दूसरा, किसी भी अयनांश जो है, किसी प्रकार का अयनांश, लाइक आपको मैं अगर बात कहूँ कि ट्रू चित्रपक्ष अयनांश, इन्होंने नहीं लिया है। इसके अलावा कृष्णमूर्ति का अयनांश, वी रमन का अयनांश, या फिर मान लीजिए कि पुष्य पक्ष अयनांश, ये सब में नहीं जाना है आपको सिंपल ट्रेडिशनल लहरी अयनांश ही लेना है। बात स्पष्ट हो गई। इसके आगे अगर हम लोग देखते हैं तो नोट जब आप यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है आप लोग पढ़ेंगे, तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इन्होंने ट्रू नोट्स का इस्तेमाल किया है। राहु केतु की जो गणना होती है वो मीन होती है और एक ट्रू होती है, तो इन्होंने ट्रू नोट्स का इस्तेमाल किया है इनडायरेक्टली। इन्होंने अपने राइटिंग्स में कहा है कि ये राहु केतु जो है ये सदैव वक्री होते हैं, लेकिन ये जो पंचांग का इस्तेमाल कर रहे थे, दिल्ली के आसपास के किसी क्षेत्र में जो पंचांग छप रहा था, ये उसका जो इस्तेमाल कर रहे थे, या इनको दिल्ली के आसपास जो पंचांग उपलब्ध था जिसका ये इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें ट्रू नोट्स की गणना दी हुई है, न कि मीन नोट्स की। इस बात का ध्यान रखेंगे।
आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसके लिए गाइडलाइन क्या है। तो देखिए, किसी भी पत्रिका को का विश्लेषण जो है वो करने के लिए इन्होंने लग्न और चंद्र लग्न पर जोर दिया है। ठीक है, इन्होंने किसी भी प्रकार की वर्ग कुंडलियों का इस्तेमाल नहीं किया है। फर्दर इन्होंने भाव भावेश कारक का सिद्धांत दिया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने दृष्टियों का भी इस्तेमाल किया है, जो कि ग्रह दृष्टि है। ध्यान रखिएगा, ग्रह दृष्टि, राशि दृष्टि यहाँ पर नहीं लेनी है हम लोगों को। ग्रह दृष्टि भी जो कन्वेंशनल में हम लोग पढ़ते हैं पराशर आदि में, वही इन्होंने ली है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं वो क्या प्रिंसिपल्स इन्होंने डेवलप किए थे। और आज की वीडियो में मैं नवग्रहों के विषय में बात कर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रिंसिपल्स पर धीरे धीरे आएंगे। तो देखते हैं, इन्होंने कहा कि सूर्य जो है वो पाप ग्रह है, लेकिन वो सबसे निम्न श्रेणी में आता है पाप ग्रह में। M5 मीन्स मेलेफिक 5, फिफ्थ ऑर्डर में ये है। फर्स्ट ऑर्डर में सैटर्न आता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, उस सैटर्न पर हम लोग आएंगे। तो सूर्य जो है ये पापी ग्रह इन्होंने कहा है, लेकिन बहुत कम पापी होता है। ओन्स 5, सिंह राशि को ये ओन करता है। एक्सॉल्टेड होता है 159। अभी देखिए यहाँ पर इनका सिद्धांत लागू हो जाता है कि इन्होंने जो डेवलपमेंट की वो क्या की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तो इन्होंने क्या किया, मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, उससे त्रिकोण राशि सिंह राशि है, और धनु राशि भी त्रिकोण राशि है। तो इन्होंने देखा कि ये जो मेष राशि है उससे पंचम राशि जो है सिंह राशि, वह भी अग्नि तत्व की राशि है, और धनुष राशि है वह भी अग्नि तत्व की राशि है। और वहाँ जो स्टार्स हैं वो भी विमसूत्री के अकॉर्डिंग एक ही प्लैनेट जो हैं वो ओन करते हैं। तो इन्होंने सिद्धांत बनाया कि सूर्य यदि मेष में हो, सिंह में हो या धनुष में हो, वो उच्च का माना जाएगा। इसी प्रकार सूर्य चूँकि तुला राशि में नीच का होता है, तो वो कुंभ में और मिथुन में भी नीच का होगा। अब एस्पेक्ट जो है मैंने कहा, जैसा कि पराशर आदि में ग्रह दृष्टि है वही है, तो सूर्य सप्तम दृष्टि इन्होंने ली है। इन्होंने किसी प्रकार की पार्शियल एस्पेक्ट नहीं ली है कि लाइक जैसे कि प्रत्येक ग्रह अपने से तृतीय और दशम स्थान को एक पाद दृष्टि से देखते हैं, अर्थात 25% वो लोग देखते हैं। इन्होंने नहीं लिया है इसको। अभी देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक्सॉल्टेशन जो सन का इन्होंने बताया है वो मेष राशि बताई है सबसे पहले, उसके बाद सिंह राशि, उसके बाद धनुष राशि। अर्थात सूर्य मेष में सबसे ज़्यादा उच्च का फल करेगा, उसके बाद सिंह में करेगा, उसके बाद धनुष में करेगा। इसी तरह से तुला में वो सबसे ज़्यादा असर करेगा नीच का, उसके बाद कुंभ में करेगा, उसके बाद मिथुन में करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जिस प्रकार से मैंने ऑर्डर लिखा है उसी ऑर्डर में आपको समझना है। आइए आगे चलते हैं चंद्रमा पर। तो देखिए चंद्रमा जो है ये बेनिफिक प्लैनेट इन्होंने लिया है और इसको थर्ड ऑर्डर में लिया है, तीसरे नंबर पर माना है। चंद्रमा कर्क राशि पर स्वामित्व रखता है, वृषभ, कन्या और मकर में उच्च का माना है इन्होंने। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है, तो उससे त्रिकोण राशियाँ जो हैं वो कन्या और मकर होती हैं, उसको भी इन्होंने ले लिया है। फर्दर चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है, तो इन्होंने वृश्चिक के त्रिकोण राशियाँ जो होती हैं मीन और कर्क, उसको भी नीच में लिया है। अब देखिए कि कर्क राशि चंद्रमा की स्व राशि है, उसके बावजूद भी इन्होंने नीच का लिया है। आस्पेक्ट जो है वो 7th है। अब अगेन फॉल जो है नीच वो वृश्चिक में सबसे ज़्यादा है, मीन में उससे कम है और कर्क में उससे कम है। नीच परंतु रहेगा ही, नीच का असर आएगा ही, लेकिन कुछ कम, कुछ बेसी, कुछ अधिक, ऐसे ही समझना है। आगे चलते हैं कि मार्स, मंगल जो है इन्होंने सेकंड ऑर्डर पे रखा है मेलेफिक में। मंगल द्वितीय श्रेणी का पापी है, मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है, उच्च होता है मकर में, वृषभ में, कन्या में, और नीच का होता है कर्क, वृश्चिक और मीन में। आस्पेक्ट सेम एज पराशरी 4, 7, 8। नाउ वी विल मूव टू मरकरी। मरकरी जो है वो चतुर्थ नंबर पर आता है शुभ ग्रह में, मिथुन कन्या का स्वामी है। अब देखिए यहाँ पर पूरा सिद्धांत ही चेंज हो गया है।
मरकरी उच्च का इन्होंने माना है कुंभ में, मिथुन में और तुला में, और नीच का माना है सिंह, धनु और मेष में। ध्यान दीजिएगा इस पर। एस्पेक्ट जो है 7th ली है जो कि सेम है। वीनस जो है इन्होंने सेकंड ऑर्डर पे रखा है शुभ ग्रह में, जो कि वृषभ और तुला राशि का मालिक है। उच्च का होता है मीन में, कर्क में, वृश्चिक में, और नीच का होता है कन्या, मकर और वृषभ में। 7वीं दृष्टि ली है। इसी प्रकार से गुरु को इन्होंने सबसे प्रबल जो है शुभ ग्रह माना है, 1 नंबर पर उसको रखा है। धनु और मीन का स्वामित्व है, सेम एज पराशरी और आवर कन्वेंशनल सिस्टम। एक्साल्टेशन जो है 4, 8, 12 है। कर्क, वृश्चिक, मीन, और नीच का मकर, वृषभ और कन्या। एस्पेक्ट जो है वो 5, 7, 9 है, सेम एज पराशरी और कन्वेंशनल सिस्टम। नेक्स्ट वी विल मूव टू सैटर्न। नाउ सी सैटर्न जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का मेलेफिक है, मकर और कुंभ का स्वामी है। तुला, कुंभ और मिथुन में उच्च का होता है, नीच का होता है मेष, सिंह और धनु में, और 3, 7, 10 इसकी दृष्टियां हैं। सो बेसिकली हम लोगों ने ये देखा कि सिद्धांत प्राय सेम है, जो कि हम लोग पारंपरिक में पढ़ते आए हैं। बस बुध के लिए थोड़ा अलग सूत्र इन्होंने बनाया हुआ है कि कुंभ में बुध सबसे उत्तम फल करेगा, उसके बाद मिथुन में करेगा, उसके बाद तुला में करेगा। फर्दर नीच का सिंह में बहुत ज़्यादा अशुभ परिणाम देगा, धनु में उसके बाद देगा, मेष में उसके बाद देगा। तीनों में तो नीच का फल देगा ही, लेकिन एक उसका भी एक क्रम समझिए। जैसे कि सिंह में 100% देगा तो धनु में 90% देगा, तो 80% वो मेष में देगा, ऐसे मान सकते हैं। नेक्स्ट जो है राहु और केतु के पास में किसी भी राशि का स्वामित्व नहीं है। अब लोग इसमें एप्लीकेशन करते हैं कि राहु जो है वो उसका कुंभ का मूल त्रिकोण है या कुंभ राशि का स्वामी है। अब इसमें कई मत चलते हैं, लेकिन इन्होंने नहीं लिया है इस चीज़ को, तो हम लोग भी नहीं लेंगे। सो बेसिकली राहु जो है वो मेलेफिक में 4 नंबर पर आता है, वो चतुर्थ श्रेणी का पापग्रह है। केतु जो है तृतीय श्रेणी का पापग्रह है, अर्थात इन्होंने केतु को राहु से पहले रखा है, जो कि समझ में भी आती है बात, क्योंकि आज के समय पर लोगों की एक मानसिकता हो गई है, लोगों में सिर्फ मटेरियल जो चीज़ों को पाने की इच्छा जो बढ़ गई है, तो वो जब नहीं लोगों को मिल पाती है, वो इच्छा जो फुलफ़िल नहीं हो पाती है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल केतु का होता है। केतु मटेरियल चीज़ को नष्ट करता है। तो इन्होंने जो 3 नंबर पर केतु को रखा है, मेरे समझ में सही ही रखा है। अब देखिए कि सैटर्न को इन्होंने 1 नंबर का पापी माना है, जो कि पाराशर आदि भी कहते हैं, और मंगल को द्वितीय श्रेणी का पापी माना है। अब देखिए कि ये जो वाराह मिहिर के विषय में मैंने पहले भी कहा है कि वाराह मिहिर बृहद जातक में लिखते हैं कि शनि और मंगल यदि एक साथ किसी भाव को अगर घेर लेते हैं, उसको सैंडविच करते हैं, या किसी भाव में बैठ जाते हैं एक साथ, या किसी भाव को देखते हैं एक साथ, या किसी भावेश को अगर पापकर्तरी में ले लेते हैं अपने अंदर, या फिर ये दोनों किसी भावेश को देखते हैं या इसी प्रकार कारक को भी प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर बात ये हुई कि मंगल और शनि ये दोनों अगर साइमल्टेनियसली अगर किसी भावेश कारक को अगर पीड़ित कर देते हैं, तो उस भाव का फल नष्ट होता है, उस ग्रह का फल नष्ट होता है, उस कारक का फल नष्ट होता है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा वाराह मिहिर का कहना है, और जो कि बहुत सटीक है। तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आ गई है। तो कुल मिलाकर ये वीडियो जो था, ये एक बेसिक वीडियो है, जो कि बेसिक का भी बेसिक समझ लीजिए, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है ये। इसको अच्छे से आप लोग चिंतन मनन कर लीजिए। जो लोग जानते हैं इस विषय को, वो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जानते हैं वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करके इसको आप लोग रख लीजिए। धीरे धीरे मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियोज़ लेकर आऊँगा, और हम लोग सूत्रों को सीखेंगे कि ऐसे क्या सूत्र थे जिसका इस्तेमाल करके ये फलित कर रहे थे, और तारीख निकाल दिया करते थे किसी घटना घटित होने की। शादी अगर कब होगी तो उसकी क्या तारीख होगी, किस तारीख में विवाह होगा, ये बता दिया करते थे। नौकरी कब लगेगी, कौन सी तारीख को लगेगी, है ना। फॉरेन ट्रैवल कब होगा, आप बीमार कब पड़ेंगे, किस डेट को बीमार पड़ेंगे। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो कैसे लग रही है आप लोगों को
आप लोग कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।